नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्ज़ाम पर। साथियों, कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी, और बढ़िया नहीं चल रही है तो इसको बढ़िया चला लीजिए दोस्तों, क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं और एक बार वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आकर एग्ज़ाम हो गया, अगर गलती हो गई तो बहुत समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथियों, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रहे और दिमाग में इसको आप सेट कर लीजिए कि ये बात बिल्कुल पते की है। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगेट, आपका दोस्त आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए होने वाले एग्ज़ाम में आपके साथ हूँ। अगर आप अनअकैडमी का लाइव कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशन सभी कुछ मिलेगा फ्री में। और जितने भी एजुकेटर, टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा जो भी लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं वो सभी आपको मिलेंगे। एजुकेटर्स जो है आपको पूरी कंप्लीट आपका सिलेबस करवाएंगे, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस आपको मिलेगा, वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेंगे, प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीजेज ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। ये प्लस कोर्सेज के फ़ायदे होते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में मोबाइल नंबर अपना एंटर कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाइए और सबसे पहले विष्णु कुमार जांगेट को फॉलो कीजिए, जिससे आपको पता लगता रहे कि क्या होने वाला है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में विष्णु कुमार जांगेट को फॉलो करके अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 12 महीने के लिए अगर आप कोर्स लेते हैं तो यू विल गेट 58% डिस्काउंट राइट नाउ। इसलिए जल्दी कीजिए दोस्तों, केवल 583 रुपये महीना, यानी मंथ का कितना, 580 रुपीज़ पर मंथ ओनली। अगर 24 मंथ का पैकेज लेते हो तो यू विल गेट 75% डिस्काउंट एंड द चार्जेस विल बी ओनली 350 रुपीज़ पर मंथ। 350 रुपीज़, इतना तो मोबाइल रिचार्ज हो जाता है भाई, ठीक है। और अगर इसको करने के बाद आप अगर विष्णु 10 इस रेफरल कोड का यूज करते हो तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए साथियों, कहीं चूक ना जाए और देर ना हो जाए, ठीक है ना। विष्णु 10। और साथियों, आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि आज रात को विष्णु 10 का आप यूज कीजिए साथियों, ठीक है। और कल टेस्ट में कौन आया था साथियों? राजस्थान का जो अफवाह तंत्र वाला टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमने कल देखा था रिवर बनास। अफवाह तंत्र राजस्थान में 3 प्रकार का है। एक हमारे है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा है हमारे अरब सागर का अफवाह तंत्र, और तीसरा है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यानी अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र। इसमें हमने जो अरब सागर का अफवाह तंत्र था उसको कंप्लीट कर लिया। जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है यानी अंतः प्रवाह का अफवाह तंत्र है उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम देख रहे थे हमारे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। मित्रों, बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र में हमने सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है चंबल, उसको हमने देखा। उसके बाद में हमने कल बनास देखा। बनास नदी की हमने सबसे पहले चर्चा करी। बनास नदी 6 जिलों में बहती है, और 6 जिले कौन से? आरसीबी, एटीएस, ये आपको बताइए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसका नाम वशिष्ठी है, वन की आशा है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। 12 जिलों के अंदर इसका बेसिन का एक्सटेंशन है और मैक्सिमम एक्सटेंशन भीलवाड़ा में है। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है और टोटली राजस्थान में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की। इसके ऊपर बीसलपुर डैम बनाया गया है। इसकी एक नदी है खारी, जो इसकी एक हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है खारी, जो कि बिजराला माउंटेन राजसमंद से ओरिजिन होती है। उसके बाद में भीलवाड़ा अजमेर टोंक में बहती है और 192 किलोमीटर लंबी है। रिपीट क्यों कर रहा हूँ, केवल 2 मिनट लगेगी रिपीट करने में। और खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। डाई नदी अजमेर टोंक में और देवली के अंदर जाकर बनास में मिलती है। देवली के अंदर 3 नदियाँ मिलती है, एक का नाम है खारी, एक का नाम है डाई और एक का नाम बनास। यानी देवली कहाँ पर है? टोंक में है। और क्या बनाता है? त्रिवेणी संगम बनाता है। उसके बाद देखिए कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की माउंटेन जो है ना, दिवेर माउंटेन्स, वहाँ से निकलती है राजसमंद से। उसके बाद में भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा डैम बना हुआ है और इस मेजा डैम की बांध पर एक गार्डन बनाया है जिसका नाम है ग्रीन माउंट। क्या नाम है? ग्रीन माउंट। और इसी कोठारी नदी पर हमारे भीलवाड़ा में ही एक सिविलाइजेशन है जिसका नाम है बागुर सिविलाइजेशन। कम से कम 500 बार पूछ ली गई है बागुर सभ्यता, इसलिए ध्यान रखना इसका। उसके बाद हमने देखा था रिवर मेनाल।
मेनाल नदी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है और बिंगोद में जाकर, बिंगोद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, यहाँ पर जाकर किस में मिलती है, ये देखो ये मेनाल नदी आ रही है, किस में मिल रही है, बनास में मिल रही है। उसके बाद में मेनाल रिवर के ऊपर ही एक जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात, जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। उसके बाद हमने देखा था बेड़च नदी, देखो ये बेड़च नदी है, ये मेनाल नदी है और ये हमारी कौन सी नदी है, ये हमारे बनास नदी है। तीनों एक जगह पर मिलती है जिस जगह का नाम क्या है, बिंगोद, और बिंगोद कहाँ पर है, भीलवाड़ा। और ये क्या है, एक त्रिवेणी है, त्रिवेणी का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखते हैं साथियों बेड़च नदी और आयड़ नदी। बेड़ नदी का ओरिजिन गोविंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से हुआ है। उसके बाद में उदयपुर में इसके ऊपर दो सभ्यताएं हैं, आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। इस नदी का नाम है आयड़ नदी और ये नदी जो है उदय सागर झील में जाती है। उसके बाद जब उदय सागर से वापस बाहर निकलती है तो इस नदी का नाम बेड़च नदी है। उसके बाद ये बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ में बहती है और मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गंभीरी नदी, जो निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में एंटर होती है और चित्तौड़गढ़ में ही जाकर बेड़च में मिल जाती है और फिर ये दोनों नदियाँ एक साथ आगे बढ़ती है। इसके ऊपर गोसुंडा बांध बना हुआ है जो कि चित्तौड़गढ़ में है और इन्हीं दोनों नदियों के संगम पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो कि बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। उसके बाद में ये नदी जाकर किस में मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, बिंगोद में, और बिंगोद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 157 किलोमीटर है। दाईं तरफ से यानी राइट साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है जिसका नाम क्या है, बेड़च या आयड़ नदी। किस में मिलती है, बनास में मिलती है। यानी बनास में दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बेड़च है और बनास की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, खारी, जो 192 किलोमीटर लंबी है। ये रिवीजन हो गया। ये हमारा देखो ये कौन सा डैम है हमारा, ये डैम है हमारा बीसलपुर डैम। और बीसलपुर डैम कहाँ पर है, टोंक में है। कहाँ पर है मित्रों, टोंक में है। और क्या है ये बीसलपुर डैम, 1909 के अंदर एक प्रोजेक्ट बना था जिसे बीसलपुर डैम कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इसका मुख्य उद्देश्य है। कहाँ कहाँ पानी की सप्लाई होती है साथियों, आपकी गुलाबी नगर यानी जयपुर में, आपके राजस्थान के मक्का मदीना यानी अजमेर में, नवाबों की नगरी टोंक में, ठीक है, इसके अलावा दौसा में और इसके अलावा नागौर के अंदर इसका प्रोजेक्ट ले जाने की बात है कि इतनी जगह पर जो है ये पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है सप्लाई किया जाता है। देखो ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जयपुर आ रही है लाइन, ये लाइन कहाँ आ रही है, जयपुर आ रही है, समझ गए। ये एक मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, देखो इस मंदिर की तक यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये अच्छा मंदिर बताते हैं इसको। और ये शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, शैव संप्रदाय संबंध। अब देखो ये देखते हैं मोरेल नदी। मोरेल नदी साथियों जयपुर में बहती है, उसके बाद दौसा में बहती है और सवाई माधोपुर में बहती है। यानी ये जो हमारी बनास नदी है, इस बनास की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ये मोरेल नदी। और ये मोरेल नदी जो है जयपुर से बहती है, उसके बाद में दौसा में बहती है और उसके बाद में सवाई माधोपुर में बहती है। और इस मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मोरेल सागर बांध। क्या नाम है, मोरेल सागर बांध। साथियों मोरेल जो नदी है सहायक नदी, इसकी सहायक नदियों में एक महत्वपूर्ण नदी है काली सील। क्या नाम है, काली सील नदी, जो कहाँ बहती है, करौली और सवाई माधोपुर में बहती है। देखो ये सवाई माधोपुर में बह के आ गई मोरेल, इधर से करौली से एक नदी आती है और जो करौली और सवाई माधोपुर में बहती है और फिर मोरेल में आकर मिल जाती है। इसका नाम है काली सील नदी। क्या नाम है, काली सील। साथियों काली सिंध नदी जो है बनास की हमारे चंबल की सहायक नदी है और काली सील जो है मोरेल की सहायक नदी है। यानी यूँ कहो कि अल्टीमेट रूप से ये जो है बनास की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए डूंड नदी। जयपुर को डूंडाड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डूंड नदी बहती है और डूंडाड़ी भाषा बोली जाती है। जयपुर और दौसा के क्षेत्र को इसलिए डूंडाड़ कहते हैं। साथियों डूंड नदी जो है हमारे जयपुर में बहती है, उसके बाद दौसा में बहती है, उसके बाद दौसा का ही एक जगह है लालसोट, आपने सुना होगा, जो जयपुर दौसा के दोस्त हैं वो सुना होगा लालसोट। उसके पास में ही किस में मिल जाती है, मोरेल नदी के अंदर मिल जाती है। तो साथियों मोरेल की दो सहायक नदियां हैं, काली सील नदी और डूंड नदी। और ये तीनों नदियां अल्टीमेट रूप से किस में मिलती है, हमारे बनास में मिलती है। बनास किस में मिलती है, चंबल में। चंबल किस में, यमुना में। यमुना किस में, गंगा में। गंगा किस में, ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र किस में,
हमारे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये दोनों हो गई। काली सील नदी का ध्यान रखना, नाम कन्फ्यूज है, ये कन्फ्यूजन वाला नाम है। ठीक है, दूसरा देखिए गिलुंड सभ्यता। साथियों गिलुंड जो सभ्यता है ये आपके राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। और ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि गिलुंड सिविलाइजेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो साथियों राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। और राजसमंद में कौन सी नदी के रिवर बैंक में है? बनास नदी के पास में है, बनास नदी के ऊपर स्थित है। सभ्यता को बोलते हैं सिविलाइजेशन। साथियों सिंधु घाटी से लेकर आज तक आप देखोगे तो सभी की सभी सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे ही विकसित होती है। क्यों? क्योंकि पानी मिलता है, जलोढ़ मृदा मिलती है, उसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, कृषि कार्य ज़्यादा होते हैं, इसीलिए नदियों के किनारे ही सभ्यता मिलती है। बात समझ गए आप? तो ये है आपके गिलुंड सभ्यता, बनास नदी के किनारे राजसमंद में। नेक्स्ट चलते हैं साथियों गंभीर नदी। कौन सी नदी है? गंभीर। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पीछे चलता हूँ एक बार। ये कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी बताई थी मैंने साथियों ये। और गंभीरी नदी बताई थी मैंने आपको अभी बताई है और कल बताई थी, जो कि आयड या बेडज की सहायक नदी है गंभीरी, जो मध्य प्रदेश से आती है। ये नाम क्या है? गंभीर नदी। कन्फ्यूजन वर्ड है इसलिए बताना जरूरी है। साथियों गंभीर नदी का ओरिजिन सपोट्रा तहसील से होता है। और सपोट्रा तहसील कहाँ पर है? करौली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? करौली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में सीधी ये करौली से कहाँ निकल जाती है? उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। यानी अगर आप मैप देखोगे, ये धौलपुर है, यहाँ पे ये करौली है। करौली की सपोट्रा तहसील से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ निकल जाती है? आपके सीधी करौली के बाद में यूपी के अंदर निकल जाती है। और यूपी के अंदर एक नदी आती है यमुना नदी। कौन सी नदी आती है? यमुना। और इस यमुना नदी के ऊपर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम क्या है? मैनपुरी। क्या नाम है? मैनपुरी। यहाँ पर मैनपुरी में जाकर किस में मिल जाती है? ये यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है मित्रों? यमुना में। ठीक है, तो ये गंभीर नदी है। यानी गंभीरी नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बहती है। जबकि गंभीर जो नदी है ये हमारी करौली के अंदर बहती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जाती है और यमुना के अंदर मिल जाती है मैनपुरी में। साथियों गंभीर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती या पार्वती टू। क्या नाम है? पार्वती या पार्वती टू। अब जो पार्वती या पार्वती टू है ये कहाँ बहती है? करौली और धौलपुर में बहती है। साथियों कहाँ बहती है? करौली और धौलपुर में। और धौलपुर में एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है पार्वती बांध। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पार्वती बांध कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों पार्वती बांध जो है आपके धौलपुर जिले में स्थित है। साथियों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। ये तो नाम आपने सुना ही होगा चंबल नदी का, तो ठीक है, और नहीं सुना तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये जो चंबल नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे काली सिंध हो गई, आहू नदी हो गई, परवन हो गई, और यहाँ पर एक पार्वती नदी आती थी। और पार्वती की एक सहायक नदी थी कूल। ये कौन सी नदी है? पार्वती। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? कूल। यानी पार्वती कैसी है? कूल है। ठीक है, तो ये जो पार्वती है ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। जबकि पार्वती ये बै से बकरी वाला बै है, यानी पार्वती या पार्वती टू किसकी सहायक नदी है? गंभीर नदी की सहायक नदी है। साथ ही कन्फ्यूजन वाली नदी है। कन्फ्यूजन वाली नदी आपको मैंने 3 बता दी है। नंबर 1 काली सिंध और काली सील, नंबर 2 गंभीर नदी और गंभीरी नदी, नंबर 3 पार्वती नदी और पार्वती नदी। ठीक है साथियों, गंभीर नदी का उद्गम करौली, उसके बाद में जॉइन यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। सहायक नदी पार्वती कहाँ पर? करौली धौलपुर। और इस पर डैम कहाँ पर है? पार्वती डैम है धौलपुर में पार्वती नदी पर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों हमने नाम सुना होगा पांचना बांध का। पांचना बांध बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पांचना बांध जो है आपके करौली जिले में है। कौन से जिले में है? करौली। साथियों पांचना जो बांध है इसके अंदर बतख तैरता है। क्या तैरता है? जैसे मान लीजिए ये पांचना बांध है, इसके ऊपर ये बतख तैर रहा है। बतख समझते हो आप? बतख, ठीक है ना, डक। तो इस करौली का आकार भी, इस करौली जिले का आकार भी कैसा है? बतख के समान है। कैसा है? बतख के समान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी के अंदर, आप इसका ध्यान रखना। पांचना बांध जो है ये करौली में है और करौली जिले का आकार कैसा है? बतख के समान है। अब आपको कैसे याद रखना है कि करौली के अंदर पांचना बांध है और इस पांचना बांध में बतख तैरती है, तो ये पांचना बांध हो गया। पांचना बांध को पांचना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती है। 5 नदियाँ कौन कौन सी है? अट्टा,
माची, भैंसावट, भद्रावती और बरखेड़ा। ये देर आर 5 rivers which join the पांचना डैम इन द करौली। अटा, माची, भैंसावट, भद्रावती और बरखेड़ा, ये 5 नदियां हैं। नाम आपको याद रखना है, नाम आप याद रखना इसका, ठीक है ना। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल छोटी छोटी नदियां हैं, नदी नालों के समान है, जो जब बारिश ज़्यादा आ जाती है तब ये बहती है, बारिश जब नहीं आती है तो ये फिर नहीं बहती है। समझ गए बात आप। इस प्रकार की छोटी छोटी नदियां हैं, तो इनका कोई विशेष नहीं है, खाली नाम याद रह जाए वही बढ़िया बात है। देखो भाई दोस्तों, आगे पांचना बांध कैसा बांध है, ये मिट्टी का बांध है। पांचना बांध कैसा है, ये मिट्टी के द्वारा बनाया गया बांध है, यानी मृदा के द्वारा बनाया गया बांध है। जब ये पांचना बांध बनाया था तब किस देश का सहयोग लिया था हमने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका हमने साथ लिया था, यानी इसने इसको सहयोग दिया था पांचना बांध बनाने में। वर्तमान में क्या है, क्या अभी भी ये मिट्टी का ही बांध है, नहीं भाई, अभी इसका वापस हमने रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया, और ये किसका बना दिया हमने, इसको कंक्रीट का बना दिया। किसका बना दिया साथियों, कंक्रीट का, इसको हमने डैम बना दिया है अभी। अब देखो मित्रों, आपको पता है बाणगंगा नदी जाती है। बाणगंगा नदी जो है आपकी जयपुर होते हुए, दौसा होते हुए भरतपुर के अंदर एंटर होती है, और भरतपुर के अंदर एक बांध बनाती है जिसका नाम है अजान बांध। क्या नाम है, अजान बांध। और इस अजान बांध से एक नहर निकाली गई है, और ये नहर जो है पानी देती है किसको, केवलादेव घना पक्षी विहार को। किसको देती है, केवलादेव घना पक्षी विहार को क्या देती है, ये पानी देती है। अब इसके ऊपर जयपुर के अंदर जमवा रामगढ़ बांध है, दौसा के अंदर हमारे रेडियो सागर और माधो सागर बांध है बाणगंगा नदी पर, और भरतपुर में अजान बांध है। जब हमारा जयपुर का बांध ही नहीं भर रहा, यानी ये जमवा रामगढ़ जो बांध है यही नहीं भर रहा, तो अजान बांध कैसे भरेगा। जबकि आप जानते हो ये केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ये भारत का एक नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, और साथ में एक रामसर साइट भी है। क्या है, रामसर साइट। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है तो इसको तो पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पक्षियों की शरण स्थली है। तो साथियों यहाँ पर ये पांचना बांध बनाया है करौली में, ठीक है। और इस पांचना बांध को जोड़ा गया है किस बांध से, अजान बांध से। किस बांध से जोड़ा गया है, अजान बांध से। यानी इस पांचना बांध से पानी कहाँ जाता है, अजान बांध में, और फिर अजान बांध से पानी कहाँ जाता है, हमारे केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर पानी जाता है। इसलिए केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर पानी की नियमित आपूर्ति होना जरूरी है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये एक रामसर साइट भी है। बात समझ गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, हमारे महत्वपूर्ण नदी तंत्र हमने देखे, वे नदियां देखी हमने जो कि बंगाल की खाड़ी को ज्वाइन करती है। अब साथियों, अभी तक ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। आज इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम कर लेते हैं अभी। साथियों देखो, चूरू और बीकानेर ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड से लेकर पटवारी, पुलिस, आरएएस सब के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से जिले के अंदर नदी नहीं है। तो कौन से जिलों में नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर के अंदर नदी नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। अब नदी क्यों नहीं है ये देखो। चूरू और बीकानेर में नदी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ पर वर्षा न्यूनतम होती है। वर्षा कैसी होती है, बहुत कम होती है। दूसरा, वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पर अपवाह तंत्रों का विकास नहीं हुआ, यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। अपवाह तंत्र का क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अपवाह तंत्र का क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। बात समझ गए आप। अपवाह तंत्र का विकास नहीं होने की वजह से क्या है, वर्षा कम हो। इसका कारण क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम डेवलप क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा नहीं होगी तो बहेगी कहाँ से। तो चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। इसके 2 कारण है, एक तो वर्षा का न्यूनतम होना, दूसरा अपवाह तंत्र का विकास नहीं होना। आप समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे कोई सीधा सिंपल सवाल करे कि बताइए भाई सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तो साथियों सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला है। और आप जानते हो चित्तौड़गढ़ एक खंडित जिला है। खंडित का मतलब है कि एक जिला जो है, मुख्य जिला तो यहाँ पर है और इसका टूटा हुआ जो भाग है वो दूसरे जिलों के बीच में है। तो ये तो मुख्य चित्तौड़गढ़ हो गया, और जो टूटा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं भैंसरोडगढ़। क्या बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये चित्तौड़गढ़ इसलिए खंडित जिला है। राजस्थान में 2 खंडित जिले हैं, एक का नाम चित्तौड़गढ़ है और एक का नाम अजमेर है।
जो टूटा हुआ भाग है चित्तौड़गढ़ का उसे भैंसरोडगढ़ बोलते हैं, और जो टूटा हुआ भाग है अजमेर का उसे क्या बोलते हैं, रावली टोडगढ़ बोलते हैं, जो कि पाली और राजसमंद के बीच में है और एक अभयारण्य भी है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा हुआ, चित्तौड़गढ़। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, यानी डिवीजन, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो आपको पता है कोटा क्या है, एक संभाग है, तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है उसका नाम क्या है, कोटा। और सबसे ज़्यादा नदियों वाला जो जिला है उसका नाम क्या है, चित्तौड़गढ़। बात समझ गए, चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए आगे चलो साथियों। राजस्थान में 2 नदियां हैं जो 12 मासी है, एक नदी का नाम है चंबल नदी और एक नदी का नाम है माही नदी। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो चंबल को पहले टिक करना है, अगर चंबल ऑप्शन में नहीं हो तब माही को टिक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि आप जानते हो सबसे ज़्यादा सतही जल की जो मात्रा है वो हमारे चंबल नदी में है। अब सबसे ज़्यादा जब पानी की मात्रा लेकर बह रही है इसका मतलब सबसे ज़्यादा दिनों तक बहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो चंबल जो है साथियों हमारे 12 महीने बहने वाली नदी है, उसके बाद में माही नदी है। इसके अलावा कोई नदी नहीं है जो 12 महीने बहती हो, ठीक है। सभी की सभी नदियाँ मानसून में बहने वाली नदी हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब राजस्थान की सबसे लंबी नदी देखो, अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें, नॉर्दर्न राजस्थान की, तो सबसे लंबी नदी का नाम है घग्गर। अब आप ही जानते हो सब नदियों को आपने स्टडी कर लिया है, उसके बाद अब गलती क्यों। ये देखो ये जो नदी है ये घग्गर नदी है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं क्योंकि ये जो नदी है ये हमारी कालका पहाड़ी शिवालिक रेंज से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद में हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में एंटर करती है टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में, उसके बाद में श्री गंगानगर में बहती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। तो ये जो नदी है ये राजस्थान में उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है घग्गर। ऐसे ही दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम है माही। ये देखो ये दक्षिण राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए वापस हमारे कहाँ चली जाती है, खंभात की खाड़ी में चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। माही बजाज सागर बांध इसलिए बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर, 3109 मीटर का। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो लूनी नदी है। कौन सी है, लूनी नदी, 495 किलोमीटर लंबाई है, 330 किलोमीटर राजस्थान में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सबसे लंबी नदी का नाम है चंबल नदी। कितनी, चंबल नदी, जो राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। इसकी टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर है, यानी 1051 किलोमीटर है। हरिवंश सक्सेना के अनुसार राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबी है चंबल नदी, जो प्योर राजस्थान में बहती है, यानी एक तरफ कोटा है और एक तरफ हमारे बूंदी जिला है। तो दक्षिण पूर्वी यानी साउथ ईस्ट राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम है चंबल। पूर्वी राजस्थान यानी ईस्टर्न राजस्थान का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है बनास। कौन सा है, बनास। और टोटली राजस्थान में फ्लो होने वाला यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम भी क्या है, बनास, ठीक है, क्योंकि वो टोटल राजस्थान में बहती है। टोटल राजसमंद राजस्थान में है, वहाँ से वो उद्गम होती है, ओरिजिन होती है। उसके बाद में सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में वो मिलती है चंबल में, तो वो भी राजस्थान में है। यानी राजस्थान से ओरिजिन होना और राजस्थान में ही ज्वाइन होना किसी दूसरी नदी को, तो ये राजस्थान में ही प्रोसेस होता है दोनों। इसीलिए राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है जो टोटली राजस्थान में फ्लो होती है, बनास। और ईस्टर्न राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी कौन सा है, बनास। अब हम बात करते हैं साथियों राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, यानी जो हमारे जो इंटर ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है ना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी या सबसे लंबी नदी का नाम है कांतली नदी, राजस्थान में। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है, तो उसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान में भी बहती है, लेकिन आपको पता है घग्गर नदी जो है भारत की महत्वपूर्ण नदी है अंतः प्रवाह इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की। जबकि कांतली जो नदी है जो कहाँ बहती है, हमारे सीकर और झुंझुनू में बहती है। इसके किनारे गणेश्वर सिविलाइजेशन है और इसी के किनारे जो है हमारे सुनारी सिविलाइजेशन है झुंझुनू में। तो ये कांतली नदी जो है ये राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है अंतः प्रवाह में, यानी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में। और जो घग्गर है ये भारत की महत्वपूर्ण नदी है।
तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं थी आपके सामने, आपके साथ में राजस्थान के अफवाह तंत्र को लेकर। ऐसी चर्चाएं कल और करेंगे, और उसके बाद में जो राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा प्यारे मित्रों। टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। कल रात को भी टेस्ट लगा था, और आगे और टेस्ट लगेगा, उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। टेस्ट देने से लगातार आपकी क्या होगी, ग्रिप लगातार मजबूत होती जाएगी, और निश्चित रूप से आपके आगामी एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, आप अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे यानी 5 PM पर वाईफाई 2.0 पर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं आप। और अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी भारत का अफवाह तंत्र अभी चल रहा है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत।